दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री बेस के रेडियो फ्रीक्वेंसी रूम से, जहां बैठे दो सैनिकों के कानों में अचानक रेडियो से कुछ ऐसी खौफनाक अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती है जो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। दहशत में आकर एक सैनिक अपने सुपीरियर को खबर करने का हुक्म देता है। वो उस आवाज से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पार से सिर्फ कुछ न समझ में आने वाली भयानक आवाजें आ रही थी। अचानक सीन कट होता है। अगले पल हम एक हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ बेड पर पड़े एक सैनिक के पूरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसके आंखों में मौत का वो खौफ साफ दिख रहा था जो उसने अभी अभी झेला था। वो कांपती हुई आवाज में रोते हुए बताता है कि कैसे उसके सारे साथियों को किसी अदर से सैन्य बेरहमी से नोच नोच कर मार डाला था। उसका सुपीरियर उससे पूछता है कि उस टुकड़ी का कमांडर आखिर कौन था, तो वो सैन्य कहता है कि हम आर पॉइंट पर तैनात थे और लेकिन हमारा वहाँ पर कोई कमांडर था ही नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर लेफ्टिनेंट चोई की एंट्री होती है। चोई अपने प्रेमिका के साथ आराम कर रहा था, तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। चोई की फौजी रिफ्लेक्स जाग उठती है और वो फुर्ती से अपनी गन निकालकर बालकनी में आ जाती है, जहाँ उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। चोई कड़क आवाज में उस लड़की को हाथ ऊपर करने की वार्निंग देता है, लेकिन वो लड़की ना रुकने की बजाय उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे एक बिना पल गवाए चोई ट्रिगर दबा देता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। अब पास जाकर वह उस लड़की की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक राइफल छिपी हुई मिलती है, लेकिन चोई को असली झटका तो तब लगता है जब वो कमरे के अंदर झांकता है और उसका अपना ही साथी वहाँ खून से लथपथ मुर्दा पड़ा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद में ना सीन सीधा कट होता है एक इंटरोगेशन रूम में, जहाँ चोई खामोश बैठा था। उसके सामने उसका सुपीरियर अफसर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चोई, तुम पूरी फोर्स में अपने सनकीपन और पागलपन के लिए बदनाम हो। तुम जब भी जंग में जाते हो बिना लाशे हुए वापस पिछाए नहीं आते। तुम्हें खून खुराबा कुछ ज्यादा ही पसंद है। सुपीरियर उसकी तरफ एक सीक्रेट फाइल सरकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ और इस फाइल में उन सैनिकों की लिस्ट है जो 6 महीने पहले अचानक गायब हो गए थे बिना किसी सुराग के। इस डरावने और उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए तुम्हारे जैसे एक तेज और खूंखार दिमाग की जरूरत है। चोई फाइल को देखता है और अपनी शर्त रखता है कि मुझे अपनी पुरानी प्लाटून वापस चाहिए। सुपीरियर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो जवाब देता है कि सेना में फिर से तुम्हारा स्वागत है चोई। अब दोस्तों, अगले पल हम समंदर की लहरों को चीरते हुए एक बोट देखते हैं। लेफ्टिनेंट चोई अपने खामोश और बेहद गंभीर अंदाज में अपनी प्लाटून के पास गुजरता है। उसके जाते ही सैनिकों के बीच खुसर फुसर शुरू हो जाती है। एक सिपाही घबराहट में कहता है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। दूसरा तसल्ली देते हुए कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं भाई, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वही तीसरा सिपाही कहता है कि लेफ्टिनेंट चोई कोई आम अफसर नहीं है, वो सेना में अपने पागलपन के लिए बदनाम है। वो दुश्मनों को इस कदर बेरहमी से मारता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पानी की बोट आखिरकार एक अनजानी किनारे पर आकर रुकती है। जमीन पर कदम रखते ही सिपाही फोटो खींचने की गुजारिश करता है। सार्जेंट पार्क गुस्से में उसके हाथ से कैमरा छीन लेता है और डांटते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ किसी पिकनिक पर आए हो। लेकिन तभी पीछे से लेफ्टिनेंट चोई की शांत आवाज गूंजती है। वह कहता है, कोई बात नहीं, एक फोटो ली जा सकती है। चोई की इजाजत मिलते ही वो सैनिक अपने पूरे ट्रूप के ग्रुप फोटो क्लिक करता है। इसके बाद चोई और उसकी टुकड़ी धीरे धीरे उस अनजान और खामोश जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ने लगती है। उन बेचारों को बिल्कुल भी जरा अंदाजा नहीं था कि वो हर गुजरते कदम के साथ किस खौफनाक खतरे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के अनजान दिशा से उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सैनिक खुद को बचाते हुए पोजीशन लेते हैं और दुश्मन पर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी चोई हाथ में एक भारी रॉकेट लॉन्चर उठाता है और बिना डरे जंगल के दूसरे रास्ते से छिपते हुए सीधा दुश्मनों के ठीक पीछे जा पहुंचता है। बिना एक सेकंड गवाए चोई दुश्मनों के ठिकाने पर रॉकेट दाग देता है और पलक झपकते ही दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद सैनिक उस इलाके की तलाशी ले रहे, तभी एक सैनिक की नजर वहां पड़ी एक दुश्मन लड़की पर जाती है, जिसके कलाई में एक ब्रेसलेट था। जिसे वो उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ता है। पास खड़ा हुआ इंसान उसे टोकते हुए चेतावनी देता है कि मरे हुए इंसान की चीजों को छूना पाप है, इसे एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो सैनिक सहमते हुए सफाई देता है कि उसने सिर्फ ब्रेसलेट को देखा है, छुआ नहीं। घने जंगलों के रास्ते को चीरते हुए वो टुकड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। तभी लेफ्टिनेंट चोई अपना मैप निकालता है और बताता है कि ठीक इसी जगह से आर पॉइंट की मनहूस सीमा शुरू होती है और वो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। उसी दौरान एक सैनिक की नजर वहां मौजूद अजीब से पत्थर पर पड़ती है और वह कहता है कि यह पत्थर किसी मुर्दे की कब्र जैसा लग रहा है, जिस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तभी दूसरा सैनिक वहां आता है, बताता है कि यह कोई कब्र नहीं है, बल्कि जिस जगह वो खड़े हैं वहां कभी एक नदी बहा करती थी। पहला सैनिक इस बात को फालतू बताता है क्योंकि वहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन वो सैनिक पत्थर पर लिखी इबारत को पढ़ना जारी रखता है। वो बताता है कि 100 साल पहले यहाँ चीनियों ने वियतनामी लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया था और उनकी लाशों को इसी नदी में फेंक
फेंक दिया था। लाशों का अंबार इतना बड़ा था कि नदी पूरी तरह भर गई थी और उसका पानी हमेशा के लिए सूख गया था। लेकिन टुकड़ी के एक सिपाही ने उस खौफनाक चेतावनी को कुछ ज्यादा ही मजाक में ले लिया था। अपने घमंड में वो उस श्रापित पत्थर के पास जाता है और बेशर्मी से उस पर पेशाब करने लगता है। उसके साथी घबराकर उसे टोकते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। शायद उसे पता नहीं था कि सदियों से शांत पड़ी खौफनाक चीजों को शांति रहने देना चाहिए। रात का खौफनाक अंधेरा उस मनहूस जंगल को अपनी आगोश में ले चुका था और दिन भर के लंबे सफर से चोर वो सभी सिपाही आखिरकार एक जगह रुकते हैं और सन्नाटे के बीच अपना डेरा डालकर खामोशी से आराम करने लगते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह का वक्त था। लेफ्टिनेंट चोई गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसका साथी आकर उसे जगाता है। वह कहता है कि आपके लिए बेस से एक फोन आया है। चोई उठकर जैसे फोन पर बात कर रहा था, अचानक उसकी नजर सामने की ओर जाती है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि अब चोई और उसके बाकी साथियों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा वीरान और खंडर में तब्दील हो चुकी हवेली जैसा घर खड़ा था। सभी साथी हैरानी और खौफ के साथ उस रहस्यमयी हवेली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कल शाम तक तो उस जगह पर दूर दूर तक कुछ था भी नहीं और अब रातों रात अचानक से उनके सामने एक विशाल घर आ खड़ा था। यह डरावनी बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। पूरी सावधानी बरतते हुए अपने हथियार ताने हुए वो सभी सिपाही उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर का नजारा और भी अजीब था, क्योंकि वीरान हवेली के अंदर कोई नहीं था। सन्नाटे से भरी उस वीरान हवेली में लेफ्टिनेंट चोई अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और उनके असली मिशन की याद दिलाता है। चोई बेहद सख्त आवाज में कहता है कि उनका इकलौता मकसद अपने उन लापता साथियों का सुराग लगाना है जो 6 महीने पहले यहाँ से अचानक गायब हो गए थे, चाहे वो उन्हें जिंदा मिले या मुर्दा। वक्त की कमी और जंगल के अनजान खतरों को देखते हुए चोई बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो आदेश देता है कि अब उनकी ये टुकड़ी 2 अलग अलग यूनिट में बढ़ जाएगी, ताकि इस भयानक इलाके के चप्पे चप्पे की जल्दी तलाशी ली जा सके और उन लापता सैनिकों को ढूंढने में आसानी हो। अब सीन कट होता है और वापस उस जंगल में पहुंचते हैं जहाँ सभी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक सिपाही हल्का होने के लिए रास्ते से थोड़ा साइड में जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो कोई भी नहीं था। अपने साथियों को वहां न देखकर वो दहशत में आ जाता है। उन्हें ढूंढने के लिए पागलों की तरह जंगल में इधर उधर भागने लगता है। डर के मारे उसके सांसें फूल रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ सैनिक आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उस सिपाही की जान में जान आती है। उसे लगता है कि वो आखिरकार अपने साथियों तक पहुंच गया था। राहत की सांस लेते हुए उनके पीछे चलने लगता है और शिकायत करते हुए पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन आगे चल रहे वो सैनिक उसे कुछ जवाब नहीं देते। कुछ ही दूर चलने के बाद वो सभी सैनिक एक चेतावनी के तौर पर अचानक नीचे की ओर झुक जाते हैं। उन्हें देखकर वो सिपाही भी फौरन नीचे झुक जाता है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद जब उनमें से कोई अपनी जगह से नहीं उठता तो वो घबराकर खुद आगे जाके चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही आगे बढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। वो रहस्यमय सैनिक हवा में कहीं गायब हो चुके थे। इस खौफनाक नजारे ने उसे अंदर तक डरा दिया था। वही दूसरी ओर बाकी सैनिक अपने उसे गायब हुए साथी को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो एक बेहद डरावनी और वीरान पड़े खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। खतरे को भांपकर वो तुरंत छुप जाते हैं, लेकिन सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही टुकड़ी के साथी बाहर आते हैं। अपने उस गायब हुए सिपाही को ढूंढते हुए वहां आ गए थे और सभी मिलकर वहां से थोड़ी दूर आगे जाते हैं और देखते हैं कि उस वीरान और सुनसान जंगल पर अजीब तरह से रहस्यमयी अगरबत्तियां जल रही थी और वही आखिरकार उन्हें अपना खोया हुआ सिपाही मिल जाता है। अगले सीन में वो डरा हुआ सिपाही अपने साथियों को अपनी आप बीती सुनाता है और कसम खाते हुए कहता है कि वो जो कुछ भी बता रहा वो एकदम सच है। लेकिन सार्जेंट पार को उसकी भूतिया कहानी पर अति भर भरोसा नहीं था। वो उसे बुरी तरह डांटते हुए चेतावनी देता है कि आज तो तुम किसी तरह बच गए, लेकिन आगे से अपनी इस हरकतों की वजह से बिल्कुल नहीं बच पाओगे। दोस्तों रात का खौफनाक वक्त था। दिन भर के तनाव और थकान से चूर सभी सैनिक अपनी अपनी जगह पर खामोशी से आराम कर रहे थे। तभी उसका एक साथी चेहरे पर मुस्कान लिए दौड़ता हुआ आता है और खुशी से सबको बताता है कि उसने उस खराब पड़े रेडियो को आखिरकार ठीक कर लिया है। इसके बाद वो बिना देर किए उस पर एक शानदार गाना चला देता है और उस जंगल के सन्नाटे में अचानक संगीत सुनकर सभी साथियों के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो अपनी सारी टेंशन भूलकर मजे से थिरकने लगते हैं। सब खुशी से उस पल को जी ही रहे थे कि अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया होता है। उस रेडियो पर बज रहा वो खुशनुमा संगीत अचानक से बंद हो जाता है और उसकी जगह किसी के दर्दनाक चीखने चिल्लाने तड़पने की खौफनाक आवाजें आने लगती है। वो आवाजें इतनी भयानक थी जैसे किसी को बड़ी ही बेरहमी से नोचा जा रहा हो। वो दर्द से तड़पते हुए मौत की भीख मांग रहा था। तभी उन चीखों को सुनकर लेफ्टिनेंट चोई भी वहां आता है और कुछ देर गहरी सोच में डूबकर उन खौफनाक आवाजों को सुनता रहता है। दहशत के उसी माहौल के बीच बाहर अचानक एक भयानक तूफान आता है और बादलों के जोर से कड़कने की डरावनी आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को चीर देती
देती है। चोई अपनी जगह से उठता है और अपनी खिड़की से बाहर जाकर देता है, जहां उसे उस घने अंधेरे और तूफान के बीच एक सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर चोई के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि चोई कुछ समझ पाता, वो लड़की वहां उस खौफनाक अंधेरे में हवा की तरह कहीं गायब हो जाती है। अब दोस्तों, कुक नाम का सैनिक अपने साथी को बता रहा था कि इस जगह से जिंदा बचकर निकलने के बाद वो मिले हुए पैसों से कैसे मजे उड़ाएगा। बातों बातों में कुक अपना चेहरा देखने के लिए एक छोटा शीशा निकालता है, लेकिन अचानक उस शीशे पर खून की कुछ बूंदें आकर गिरती है। इससे पहले कि वो माजरा समझ पाता, अचानक से उसके ऊपर बहुत सारा खून आकर गिर पड़ता है और वो बुरी तरह खून में सन जाता है। ऊपर का नजारा देखकर तो उसके और होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सैनिक की लाश लटकी हुई थी। अगले सीन में लेफ्टिनेंट चोई उस लाश को देखकर गहरी सोच में डूबा था। तभी सार्जेंट पार्क आता है और लाश को देखकर गुस्से में कहता है कि यह जरूर उन वियतनामी सैनिकों का काम है, जिसके लिए हमें फौरन हेडक्वार्टर जाकर खबर करनी होगी। लेकिन चोई सामना कर देता है और सख्त लहजे में कहता है कि उनका मकसद सिर्फ लापता हुए सैनिकों को ढूंढना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपना सारा टाइम और ध्यान उन गायब हुए सैनिकों की तलाश में लगाए। इसके बाद वो सैनिक फिर से उस भयानक वीरान पड़े खंडर की तलाशी लेने जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी रहस्यमयी तरीके से अगरबत्तियां जल रही थी। ये नजारा देखकर सार्जेंट पार्क को पूरा यकीन हो जाता है कि उस मनहूस जगह पर कोई ना कोई जरूर आता है। इसलिए अब वो फौरन अपने साथियों को उस इलाके में एक खतरनाक जाली यानी बूबी ट्रे बिछाने का आदेश देता है, ताकि जो भी वहां पर आता है किसी भी हाल में बचकर ना जा सके। इसके बाद वो सभी सैनिक एक बार फिर से लौटकर अपने उसी बड़े से वीरान खंडहर बन चुके हवेली जैसे घर में वापस आ जाते हैं। इसी दौरान सन्नाटे को चीरते हुए एक फोन की घंटी बजती है। लेफ्टिनेंट चोई फोन उठाता है। दूसरी तरफ बेस कमांडर था। चोई उसे जिंग के बारे जाने की खबर देता है। यह सुनकर कमांडर गुस्से में भर जाता है। वो चोई को फटकार लगाते हुए कहता है कि क्या तुम मिशन को बिगाड़ने पर तुले हो या पागलों जैसे क्यों बातें कर रहे हो? जिंग नाम का कोई सैनिक तुम्हारे साथ था ही नहीं। चोई गंभीरता से कहता है कि सर, आप कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। कमांडर गुस्से में आग बबूला होकर दहाड़ता है। जब तुम्हें मिशन सौंपा गया था और टुकड़ी दी गई थी, तब तुम लोग गिनती में कितने थे? चोई तुरंत जवाब देता है कि 10 लोग। कमांडर चीखते हुए कहता है कि तुम 10 नहीं, सिर्फ 9 लोग थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे? कमांडर का ये सच सुनकर चोई पूरी तरह सुन पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। वही दूसरी तरफ बाकी सैनिक भी इसी उलझन पर बात कर रहे थे। एक साथी पूरे यकीन के साथ कहता है कि बोट में सफर के दौरान उसने जिंग को वहां नहीं देखा था। दूसरा साथी भी हामी भरता है। तभी तीसरा साथी सहमी हुई आवाज में बताता है कि जब वो किनारे पर उतरे थे, सबकी फोटो ले रहा था, तब उसने पहली बार जिंग को वहां देखा था। उसी ग्रुप फोटो में जिंग भी मौजूद था, लेकिन पहले बोट में अंदर वो नहीं था। यह सच सामने आते सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें पूरी तरह समझ में आ चुका था कि दाल में बहुत बड़ा कुछ काला था और उस वीरान जगह पर उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा था जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। वही दूसरी ओर लेफ्टिनेंट चोई अभी भी हैरान और परेशान था। जिनका गायब होना और फिर उसका सच, यह पूरी डरावनी पहेली किसी एक ऐसे भंवर की तरह थी जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं पा रहा था। वो गहरी सोच में डूबा ही था कि तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है। अंधेरे और बारिश के बीच उसे एक बार फिर से वही सफेद कपड़ों वाली रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। लेकिन इस बार चोई हार मानकर या खौफ खाकर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो कैसे भी रात से पर्दा उठाकर रहेगा। इसलिए वो अपनी जगह से उठता है और उस लड़की की तलाश में हवेली से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर उसे वो सफेद कपड़ों वाली साया दिखाई देता है। चोई बिना पल गवाए उस रहस्यमयी लड़की का पीछा करने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो उसे भयानक बारिश में हवेली से दूर घने जंगल के गहरे अंधेरे में चला जाता है। भारी बारिश के बीच चोई एक जगह रुक जाता है और उस सफेद साये को ध्यान से देखने लगता है और तभी वो लड़की उस वीरान जंगल में चलते चलते अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाती है। चोई आगे बढ़कर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक पुरानी अजीब सी मूर्ति पर जाती है। आसमान में तेज बिजली कड़कती है। पल भर के लिए उस घने अंधेरे को चीरते हुए चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। लेकिन उस एक सेकंड की रोशनी में चोई ने जो खौफनाक नजारा देखा, उस सच का सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बिजली की उस चमक में उसे एहसास होता है कि वो किसी आम जगह पर नहीं खड़ा था, बल्कि वो जहाँ मौजूद था वहाँ पर एक बेहद और डरावना कब्रिस्तान था, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ मुर्दों की अनगिनत कब्रें ही कब्रें बिछी हुई थी। वहीं हवेली के बाहर पहरेदारी कर रहे एक सैनिक से उसके पास बैठा साथी अचानक कहता है कि यह कैमरा तुम्हारा नहीं है। इस बात पर पहरेदार जलाकर उसे चाटा मारता है, डांटता है। अगले पल उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो शख्स उसका साथी था ही नहीं। इस डरावने सच का सामना होते ही वो वहां से पागलों की तरह भाग खड़ा होता है। भागते भागते वो सीधा उस वीरान खंडर में जा पहुंचता है, जहाँ अभी भी अगरबत्तियां जल रही थी। उसकी उखड़ी सांसें अभी संभली भी नहीं थी कि पलक झपकते ही वो अनजान सैनिक उसके ठीक सामने आ खड़ा होता है। दहशत के मारे पहरेदार
की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कांपते हुए कहता है कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट चोई अपने एक साथी को बेहद गंभीर होकर कह रहा था कि अब उनका इकलौता मिशन बस किसी तरह अपने बचे हुए साथियों को उस शापित जगह से जिंदा बाहर निकालना था। लेकिन उसके बाद पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज से पूरा जंगल दहल उठता है और अगले सीन में उसका वही पहरेदार साथी वहां जमीन पर बुरी तरह जख्मी हालत में तड़प रहा था और वह लगातार बस एक ही बात रट रहा था कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो हवा में हाथ पैर मारता है, पागलों की तरह चीखने लगता है और अपने इसी आखिरी और खौफनाक चीख के साथ वो तड़प कर दम तोड़ देता है। अपने एक और साथी की दर्दनाक मौत के बाद बाकी सैनिकों में दहशत पूरी तरह से घर चुकी थी। एक सैनिक सहमी हुई आवाज में कहता है कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया गया था, मेरा मतलब मुर्दों से है, जगह पूरी तरह शापित है। उसकी बात सुनते सार्जेंट पार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह आगे बढ़कर उस सैनिक की कनपट्टी कसकर पकड़ लेता है और गुर्राते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब भूतों से है क्या? तुम पागल हो गए हो? उस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं चोई गहरी चिंता में डूबा हुआ कहता है कि अगर हम वापस जाकर हेड क्वार्टर में ये भूत प्रेत की कहानी सुनाएंगे तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर हमें जल्द से जल्द यह जगह छोड़नी होगी। सार्जेंट पार्क सलाह देता है कि हालात को देखते हुए बेहतर यही होगा कि टुकड़ी को एक के बजाय 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाए। अगली सुबह की शुरुआत अजीब से भारीपन के साथ होती है। लेफ्टिनेंट चोई अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करता है और कड़क आवाज में आदेश देता है कि उन्हें किसी भी हाल में इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। जंगल की तलाशी तेज करने के लिए चोई उन्हें 2 अलग अलग टुकड़ियों में बंटने का हुक्म देता है, लेकिन खौफ ने जवानों को अंदर तक इस कदर तोड़ दिया था कि बंटने के बजाय वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े एक ही लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर सार्जेंट पार्क बुरी तरह जला उठता है। वह चिल्लाता है कि आखिर सारे सैनिक एक ही टुकड़े में क्यों खड़े हैं। डरे हुए सिपाही सहमी आवाज में कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते, लेकिन सेना में ऑर्डर्स मानना मजबूरी होती है। आखिर उन्हें 2 हिस्सों में बंटना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट चोई अपने टुकड़ी के साथ खामोश मनुष्य जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था। सार्जेंट पार्क अपने टुकड़ी के साथ जंगल में आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसका सिपाही उसके पास आता है। उसके हाथ में एक लाइटर था, वो उसे जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। सार्जेंट पार्क उस लाइटर को गौर से देखता है और आदेश देता है कि इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, यहाँ जरूर कोई न कोई सुराग मिलेगा। ठीक इसके बाद सार्जेंट पार्क अपने साथियों के साथ थोड़ी देर आराम कर रहा था कि अचानक जंगल के सन्नाटे में उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो फौरन अलर्ट हो जाता है और अपनी राइफल लेकर दबे पांव उस आवाज के पीछा करने लगता है। उसके साथी खामोशी से उसे घूर रहे थे। सार्जेंट पार्क चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंच चुका था, तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच तेजी से भागते हुए एक साई पर पड़ती है। बिना कोई मौका गवाए पार्क उस साई पर गोली चला देता है और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के दूसरे रास्ते पर लेफ्टिनेंट चोई और उसके साथियों के कदम अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक सैनिक की लाश पड़ी हुई थी। उस बेजान लाश को देखकर चोई हैरान रह जाता है। अब उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उस मिशन को हाथ में लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी। वही सार्जेंट पार्क के वापस न आने पर उसके साथी उसकी तलाश जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से तालाब को पार करने लगते हैं, लेकिन पानी के बीचों बीच पहुंचते ही उनके कदम अचानक से थम जाते हैं और उनका खून जम जाता है, क्योंकि उस छोटे से तालाब में पानी की सतह पर एक नहीं बल्कि कई अनगिनत लाशें तैर रही थी। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट चोई अपनी टुकड़ी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे के बीच सबसे बीच चल रहे सिपाही को अचानक एक आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है। धुंध के बीच उसे एक मरे हुए सैनिक का भूत खड़ा दिखाई देता है। मौत के उस साये को देखकर वो सिपाही बुरी तरह कांप उठता है। खौफ के मारे उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकल पाती। वही दूसरी ओर सार्जेंट पार्क उस साये का पीछा करते हुए एक अंधेरी गुफा के अंदर आ चुका था। तभी गुफा के अंधेरे में उसे एक सैनिक खड़ा नजर आता है। सार्जेंट दबे कदमों से आगे बढ़ता है। जैसे ही झटके से उस सैनिक को अपनी ओर घुमाता है, उसकी सांसें अटक जाती है। वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक सैनिक की सड़ी गड़ी और बेजान लाश। सार्जेंट अब इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि तभी ठीक उसके पीछे खड़ा वो खौफनाक साया अपना अगला कदम बढ़ाता है। सार्जेंट पार्क को तलाशते हुए वो सैनिक जंगल में आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनमें से एक सिपाही को ठीक अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। दहशत ने उसके दिमाग पर इस कदर कब्जा कर लिया था कि वो बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह अपनी राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियों की कार फोड़ देने वाली आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है, लेकिन तभी सामने से आ रही एक चीख सुनकर उस सिपाही के हाथ कांप जाते हैं। दो या अंधेरे के बीच सामने उसे दुश्मन और भूत नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट चोई अपने बाकी साथियों के साथ खड़ा था। चोई पूरी ताकत से चीखते हुए उसे फायरिंग रोकने का ऑर्डर देता है। पास खड़े सभी साथी फौरन उस पर झपटते हैं और उसे दबोचकर उसकी राइफल छीन लेते हैं। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका था, क्योंकि जमीन पर उनके ही एक साथी सैनिक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। खौफ और जल्दबाजी में चली उन गोलियों
ने एक और अपने ही साथी की जान ले ली। लेफ्टिनेंट चोई अब अच्छी तरह समझ चुका था कि हालात पूरी तरह से उनके काबू से बाहर हो चुके हैं। अपने बचे हुए मुट्ठी भर साथियों को जिंदा बचाने की आखिरी उम्मीद लिए वो उन्हें लेकर वापस एक बार वीरान उसी हवेली में वापस लौट आता है और बिना एक पल गवाए वो अपने साथियों को लेकर हवेली की दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो सन्न रह जाता है। कमरे में कोई सेटअप नहीं था। ये देखकर एक सिपाही का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी राइफल चोई पर तान देता है, लेकिन चोई बिना डरे उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और सबको कमरे का सारा सामान नीचे लाने का हुक्म देता है। चोई और उसके साथी उस ट्रांसमीटर के जरिए बेस कैंप से संपर्क साधने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन में कुछ खरखराहट होती है और अचानक दूसरी तरफ से बेस कैंप की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। संपर्क जुड़ते ही चोई बिना एक पल गवाए फौरन बैकअप भेजने की डिमांड करता है, लेकिन रेडियो के उस पार से जवाब आता है कि रात बहुत गहरी हो चुकी है और उस घने अंधेरे में रेस्क्यू मुमकिन नहीं है। बेस कैंप से उन्हें भरोसा दिया जाता है कि सुबह होते ही उन्हें निकालने के लिए एक चॉपर भेज दिया जाएगा, लेकिन तब तक उन्हें वहीं इंतजार करना होगा। अब उन बचे हुए जवानों के सामने सुबह तक उस खौफनाक जगह पर जिंदा बचने की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन दोस्तों उसी बीच बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। चोई और उसके साथी अलर्ट हो जाते हैं और अपनी राइफल तान कर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। बाहर से आने वाली अजीब से आवाजें और तेज होने लगती है। एक सिपाही उम्मीद जताते हुए कहता है कि शायद ये हमारे लापता सैनिक हो सकते हैं, इसलिए हमें दरवाजा खोलना चाहिए। चोई उसे सख्त हिदायत देता है कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन वो सिपाही चोई का हुक्म न मानते हुए झटके से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर सबके सांसें अटक जाती है। चौखट पर सार्जेंट पार्क खड़ा था, उसकी आंखें पतराई हुई थी, वो सबको अजीब से नजरों से घूर रहा था। एक साथी कहता है कि सर आप अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी सबकी नजर सार्जेंट पार्क के हाथ पर जाती है। उसने अपने हाथ में एक मुर्दे का कटा हुआ सिर पकड़ा था। सार्जेंट पार्क भारी कदमों से अंदर आता है, ठंडी आवाज में चोई से कहता है कि हमें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। चोई को सार्जेंट के भयानक रूप पर गहरा शक होता है। वो फौरन अपनी बंदूक उस पर तान देता है और उसका नाम और ऑफिशियल रैंक पूछता है। सिपाही बीच बिचाव करते हुए कहते हैं कि सर आप ये क्या कर रही है? सार्जेंट पार्क है। सार्जेंट पार्क चोई को घूरते हुए ताना मारता है कि क्या तुम तब तक बॉस बने रहना चाहते हो जब तक कि हम सब मान नहीं जाते? अब ये बॉस बनने का नाटक बंद करो। चोई अपनी बंदूक कसकर पकड़ता है और चीखते हुए कहता है कि मेरी आखिरी वार्निंग है, अपना नाम और रैंक बताओ। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सार्जेंट पार्क आहिस्ता से अपना नाम और रैंक बताता है। यह सुनकर चोई राहत की सांस लेता है और अपनी राइफल नीचे कर लेता है। खौफ से कांपता हुआ एक सिपाही सार्जेंट पार्क के करीब आता है, गिड़गिड़ाते हुए मिन्नतें करने लगता है कि सर प्लीज मुझे या किसी भी तरह से जिंदा निकाल लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उस सिपाही के आंसुओं का सार्जेंट पर कोई असर नहीं होता। अचानक पार्क के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है और वो फौरन अपना एक बड़ा सा धारदार चाकू हवा में उठाता है और एक पल के लिए सीधे लेफ्टिनेंट चोई की आंखों में घूरता है। चोई को पल भर में पूरा माजरा समझ आ जाता है कि अब सार्जेंट पार्क को इंसान नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि चोई उसे रोक पाता, सार्जेंट पार्क वो चाकू उस बेबस सिपाही की गर्दन पर चला देता है। एक ही जोरदार वार में उस सिपाही का काम तमाम हो जाता है और वो वही जमीन पर ढेर हो जाता है। अपने साथी की खौफनाक बेरहमतियां देखकर लेफ्टिनेंट चोई का खून खौल उठता है। वो बिना एक सेकंड गवाए फौरन अपनी राइफल से सार्जेंट पार्क पर निशाना तानता है और ट्रिगर दबाकर उसे गोलियों से भून डालता है। मौत के इस भयंकर खेल को देखकर एक और साथी का दिमागी संतुलन जवाब देने लगता है और वो ट्रांसमीटर की तरफ भागता है, पागलों की तरह बेस कैंप से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दूसरा साथी झपटकर उसके हाथ से मशीन छीन लेता है, चिल्लाते हुए कहता है कि चॉपर रास्ते में है, हमें बस किसी भी तरह सुबह होने तक का इंतजार करना है। सार्जेंट पार्क के खौफनाक अंत के बाद लेफ्टिनेंट चोई को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि शापित हवेली में जो कुछ भी दिख रहा है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो कड़क आवाज में के करके हर सिपाही से उसका नाम और ऑफिशियल रैंक पूछता है। मौत के साए में खड़े वो तीनों सिपाही डरी हुई आवाज में अपनी सही पहचान बताते हैं। सुनकर चोई को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि उसके तीनों साथी कम से कम इंसान ही थे। लेकिन हवेली का खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल सीन एक बेहद डरावना मोड़ लेता है। ऊपर दूसरी मंजिल वाले उस वीरान कमरे में अचानक वहां रखे हुए ट्रांसमीटर के अंदर से लाल गाढ़ा खून बाहर रिसने लगता है। खून की वो खौफनाक धार मशीन से निकलकर जमीन पर टपकने लगती है। खौफ के इस घुटन भरे माहौल में चोई का शक अब हर किसी पर गहरा चुका था। वो अपने सामने खड़े एक और सिपाही की तरफ मुड़ता है, बेहद सख्ती से उसका नाम और रैंक पूछता है, लेकिन वो सिपाही कोई सीधा जवाब देने के बजाय अजीब से नजरों से चोई को घूरता है। चोई अपनी राइफल का रुख उसकी तरफ करते हुए आखिरी बार चेतावनी देता है, लेकिन अगले ही पल उस सिपाही के चेहरे पर डरावना सन्नाटा छा जाता है और वो अचानक अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक बम बाहर निकालता है। खतरे को भांपते हुए चोई बिना एक पल की देरी के अपने राइफल का ट्रिगर दबा देता है और गोलियों की बौछार से उस सिपाही को वही ढेर कर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते मरते उस सिपाही ने बम की पिन खींच दी थी। बम सीधा जमीन पर जा गिरता है। मौत को बिल्कुल सामने देख पास में खड़ा एक दूसरा सिपाही फौरन उस बम पर झपटता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पूरी ताकत से हवेली के बाहर फेंक देता है। बम के बाहर गिरते ही कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट के बेहद करीब
करीब होने की वजह से वह सिपाही बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। जोई अपने बचे हुए दोनों साथियों को पूरी तरह से सावधान रहने का ऑर्डर देता है, लेकिन खौफ ने अब उनमें से एक का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया था। वो चीखने चिल्लाने लगता है, हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया जो हमें यह भयानक सजा मिल रही है। तभी उसका दूसरा साथी कड़े लहजे में तंज कसता है, क्या तुम सच में दूध के दूल्हे हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो दूसरा सिपाही अचानक अपनी राइफल उठाता है और सीधा उसके सिर में गोली मार देता है। इस खौफनाक अचानक हुए धोखे को देखकर जोई का गुस्सा सातवें आसमान पहुंच जाता है। वो बिना एक पल गवाए अपनी पिस्तौल निकालता है, एक के बाद एक कई गोलियां उस कातिल सिपाही पर बरसा देता है, जिससे वो भी मौके पर मारा जाता है। बम धमाके में अपनी आंखों की रोशनी गवा चुका वो घायल सिपाही अपने साथियों को भयानक तरीके से मरता हुआ पूरी तरह से टूट चुका था। दहशत ने उसके दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि वो पागलों की तरह कांपते हुए कुछ भी अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था। इस खौफनाक तांडव के बीच लेफ्टिनेंट जोई अपने उस आखिरी बचे हुए साथी के पास बैठता है और उसे सहारा देता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर भारी लहजे में कहता है कि तुम नहीं मरोगे, मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ घायल हुए हो, मरे नहीं हो, इसलिए अभी हिम्मत मत आना। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इस शापित जगह से जिंदा बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। इसी बीच लेफ्टिनेंट जोई की नजर घायल सिपाही की जेब से झांकती हुई एक तस्वीर पर जाती है। तस्वीर देखते ही जोई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी। जोई को पल भर में पूरा खौफनाक खेल समझ में आ जाता है। तभी एक ठंडी सरसराहट होती है। जोई खंजर तान कर मुड़ता है, लेकिन वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो मौत बनकर धीरे धीरे जोई की तरफ बढ़ने लगती है। उधर आंखों की रोशनी खो चुका सिपाही घबराकर कहता है कि लेफ्टिनेंट आप कहाँ? जोई उसे फौरन पास पड़ी राइफल उठाने का ऑर्डर देता है। लड़की अब जोई के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। इससे पहले कि वो कोई वार करती, जोई अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधे सिपाही को सीधा फायर करने का हुक्म देता है। अगले पल राइफल से निकली दो गोलियां सीधा जोई के सीने में धंस जाती है और वो लहूलुहान होकर जमीन पर ढेर हो जाता है। घायल सिपाही रोते हुए उसे पुकारता रहता है, लेकिन जोई हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था। अब दोस्तों अगली सुबह का सूरज निकलता है। घायल सिपाही अपने पूरी दिमागी संतुलन खो चुका था। वो पागलों की तरह खाली कमरे में बड़बड़ा रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो लेफ्टिनेंट, आपने मुझे घर जाने का वादा किया था। लेकिन उस हवेली का सबसे खौफनाक सच तो यह था दोस्तों कि रात भर में मारे गए उन सभी सैनिकों की लाशें वहां से बिना कोई सुराग छोड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। पूरा हॉल एकदम खाली था। तभी हवेली के बाहर रेस्क्यू चॉपर के आने की आवाज गूंजती है। इसके दिन पर रेडियो का एक वॉइस ओवर उभरता है, हमें यहाँ 9 में से सिर्फ एक सिपाही जिंदा मिला है। उसकी दिमागी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। बाकी 8 सैनिकों का कोई नामो निशान नहीं है। हम आखिरी बचे सिपाही को वापस ला रहे हैं। और दोस्तों इसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अनसुलझे रहस्य के साथ मौत के इस खौफनाक मिशन की कहानी हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाती है।